Hello friends, welcome in Only GRF. I am PS Yudmashi. So let's start today's topic, Neorealism. So what is realism and what is neorealism? इसको हम समझते हैं. सो नियो से पहले हम देखते हैं कि रियलिज्म क्या होता है, इसकी बेसिक फीचर्स, इसकी बेसिक क्या है, उनको सबसे पहले देखें. सो सबसे टॉप में है कि ये जो थियरी है रियलिज्म की 3S में बिलीव करती है, मीन्स स्टेटिज्म, सेल्फ हेल्प एंड सर्वाइवल. इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे. देखो, रियलिज्म वो थियरी है जो ये यकीन करती है कि व्हाट शुड बी की बजाय व्हाट इज पे फोकस करती है. ये आइडियल भी बात नहीं करते, यानी ऐसी बात नहीं करेंगे जो आपको बेसिर पैर की लगे कि ये क्या बोल रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होना. ये ऐसी बात करते हैं कि हाँ, हम ऐसा ही देखते हैं इस दुनिया में, ऐसा है. जैसे ह्यूमन बीइंग के बारे में क्या कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग भी ऐसा है जो पावर को चाहता है और अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना चाहता है, दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है. अमूमन ऐसा होता है. अगर आप थोड़े हल्के पड़ेंगे तो जो सामने वाला है वो आपको दबाएगा. या अगर मैंने पहले ही बताया था, अगर आपने अपनी किसी प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि साइड वाला आपका उस प्लॉट पे कब्जा कर ले, या रेंट पे दे दिया और आपने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है कि वो कुछ टाइम बाद कहे कि ये मेरा ही है. तो ये इन्होंने ह्यूमन नेचर की बात की, रियलिटी की बात करते हैं. इसी भी आप पे फिर ये पुलिस एंड ऐसी चीजों की चीजें आती हैं. सो इन्होंने रियलिज्म को लेकर कहा है इंटरनेशनल सोसाइटी में. इनका कहना है कि इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है उसमें हमेशा स्ट्रगल होता रहता है, और वो स्ट्रगल होता है पावर के लिए. पावर को लेकर इन्होंने कहा है कि पावर मीन भी है और गोल भी है. जबकि आइडियलिज्म वाले या जो अदर न्यू रियलिज्म वाले हैं वो पावर को एक मीन मानते हैं, गोल नहीं मानते. गोल आइडियलिज्म वाले और न्यू रियलिज्म वाले गोल नेशनल इंटरेस्ट को मानते हैं. लेकिन इनकी थ्योरी अलग है. तो आपको ये समझ लेना है कि ये 3S में बिलीव करते हैं, पावर को मीन और गोल बोलते हैं. इनके अकॉर्डिंग स्टेट इज इन सेंटर इन वर्ल्ड एरेना. स्टेट सेंटर में है, कोई IGO यानी इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, NGO नहीं है, अदर
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये ज़्यादा तवज्जो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। स्टेट इज सुप्रीम एंड स्टेट इज सोवरेन। इंटरनेशनल लॉ भी इनकी नज़रों में कोई महत्व नहीं रखता है, इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। इनका ये कहना है कि वही लॉ फॉलो होना चाहिए जो किसी स्टेट की सिक्योरिटी को बढ़ाए और उसकी पावर को मैक्सिमाइज करे। अगर पावर को मैक्सिमाइज करने से अगर कोई इंटरनेशनल रोकता है तो आपको उस लॉ को फॉलो करने की नीड नहीं है। सिक्योरिटी को लेकर ये कहते हैं कि सिक्योरिटी में स्टेट हमेशा पावर सीकर होता है और स्टेट को हमेशा सेल्फ हेल्प पर फोकस करना चाहिए। वर्ल्ड को भी कहते हैं अनार्की है, मींस वर्ल्ड में कोई एक पावर का सेंटर नहीं है। जब एक पावर का कोई सेंटर नहीं होगा तो स्ट्रगल होगा, और स्ट्रगल होगा तो उसको कंट्रोल कौन करेगा। जैसे इंडिया में है, इंडिया में अगर यूपी का एमपी से हो जाए या गुजरात का महाराष्ट्र से हो जाए तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स। सो कभी भी स्टेट्स के बिटवीन वॉर नहीं होती। लेकिन इंटरनेशनल सोसाइटी में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको आप कंपल्सरी कहो कि हमने कह दिया को आपकी बात माननी पड़ेगी आपको। इवन यूएनओ को भी आप दरकिनार कर सकते हैं, उसको भी आप डिनाई कर सकते हैं उसकी बात को एक्सेप्ट करने से। वो कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, इंटरनेशनल सोसाइटी में बाइंडिंग उसकी नहीं है। ये रिलीजन वालों का कहना है कि इंटरनेशनल सोसाइटी में अनार्की है और ये अनार्की केवल बैलेंस ऑफ पावर से ही मेंटेन हो सकती है। मींस अनार्की को जो कंट्रोल किया जा सकता है वो बैलेंस ऑफ पावर से ही किया जा सकता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी की थियरी में इनका बिलीव नहीं है। ये हाई पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं। हाई पॉलिटिक्स मींस लो पॉलिटिक्स और हाई पॉलिटिक्स होता है। हाई पॉलिटिक्स वो होती है जिसमें पावर को मैक्सिमाइज करने की बात हो, और सॉफ्ट जो है, सॉफ्ट पॉलिसी को ये अच्छा नहीं मानते। हमेशा इसी में रहते हैं कि किस कंट्री के साथ स्ट्रगल किया जाए और उसको झगड़े में शामिल कर लिया जाए, या अपने वीपन्स को बढ़ाया जाए, या उनका शो ऑफ किया जाए। इसी को हार्ड पावर भी कह देते हैं। सॉफ्ट पावर में इनका बिलीफ नहीं है। सॉफ्ट पावर क्या होता है, जैसे कि इंसानों के तौर पे देखिए कि हम कोई इंसान अगर एथिकल है या उसकी इमेज काफी अच्छी है तो उसके हम क्या कहते हैं, उसके पास सॉफ्ट पावर है। हो सकता है कि उसके पास वीपन्स ना हो सकता है कि उसके पास कोई ज्यादा पैसे ना हो तो भी उसको हम क्या कहते हैं कि उसकी बात को एक्सेप्टेंस मिलती है। यानी बात दोनों की मानी जाएगी, एक उसकी भी है, या फिर जो आपके इलाके का बड़ा गूंस है, गुंडा बदमाश है जिसके पास वीपन्स हैं, उससे भी लोग डरेंगे, उसकी बात मानेंगे। और जो एथिकल पर्सन है, ईमानदार है, उसकी भी एक अच्छी इमेज उससे भी। तो ईमानदार वाले को बोलेंगे हम सॉफ्ट पावर और इस इधर वाले को बोलेंगे हार्ड पावर। ऐसे कंट्रीज में भी है। इंडिया आजकल सॉफ्ट पावर की पॉलिसी पे चल रहा है हार्ड पावर के साथ साथ। इट मीन जैसे योगा को प्रमोट किया जा रहा है, इंडियन बॉलीवुड को प्रमोट किया जा रहा है अदर कंट्रीज में, और हम हेल्प करने की भी पॉलिसी शो कर रहे हैं। जैसे क्रेडिट लोन दे दिया काफ़ी लेस इंटरेस्ट पर, इस टाइप की, जिसे सॉफ्ट पावर कहते हैं। बट रियलिज्म वाले ओनली एंड वन एंड ओनली हार्ड पावर में बिलीव करते हैं। तो ये टाइप है। एथिकल नॉर्म्स में भी आईआर का कोई बिलीव नहीं है। इनका ये कहना है कि जो क्रिश्चियन एथिकल नॉर्म्स हैं या जो नॉर्मल एथिकल नॉर्म्स हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना, शो ऑफ नहीं करना, जैसे हैं हम वैसे ही दिखना, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसा नहीं चलता। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको कपट का भी साथ लेना पड़ता है, झूठ का भी। डिप्लोमेसी में अगर आपके पास
वीपन्स कम हैं तो आप ये शो कर सकते हैं कि आपके पास वीपन्स ज़्यादा हैं। इवन न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है तो भी आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए रखो अपने नेबर्स को कि आपके पास न्यूक्लियर वीपन भी है और अदर वीपन्स भी हैं, इस टाइप से। तो इसको कहते हैं कि एथिकल नॉर्म्स आईआर में नहीं चलते। मैकियावेली वगैरह जितने भी रियलिस्ट थिंकर्स हुए उन्होंने इसको कहा है। एनार्की है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हेजेमनी है, हेजेमनी पॉलिटिक्स चलती है। हर स्टेट अपना को हेजेमनी करना चाह रहा है। सिक्योरिटी डायलेमा है, मींस आर्म्स रेस है। आप सिक्योरिटी डायलेमा में हमेशा स्टेट्स रहते हैं कि कब उनके ऊपर कोई अदर कंट्री अटैक कर दे, कोई नहीं जानता है। यानी एक स्टेट ने अगर एक एयरक्राफ्ट खरीदा है, परचेज किया F-16 टाइप, तो जो नेबर कंट्री होगा वो भी दहशत में आ जाएगा, फियरफुल, फ्राइटन हो जाएगा। तो वो भी ऐसा ही कोई फाइटर प्लेन लेकर आएगा ताकि उसकी सिक्योरिटी सिक्योर हो। अब वो लेकर आता है, वो एक उससे एडवांस लेवल का लेकर आएगा। जब वो एडवांस लेवल का लेकर आएगा तो उसके नेबर हैं, वो भी उससे बचने के लिए इस फियर में कि कहीं हम पे अटैक ना हो जाए, तो वो भी फिर प्लेन लेक परचेज करेंगे। तो इस तरीके से ये हथियारों की होड़ बोलते हैं इसको। ये हथियारों का जो है कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और ये रुकता नहीं है। इसको सिक्योरिटी डायलेमा कहते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो हथियार हो सकता है कि उसी पे चलाने के लिए खरीदा हो। पावर मोनिज्म मीन्स इसे रियलिज्म को मार्गेंथो ने पावर मोनिज्म भी कहा है। इसका पूरा फोकस पावर पे है। पोलैरिटी मीन्स इनका ये कहना है कि वर्ल्ड सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के कंट्रीज हैं, कुछ पावरफुल हैं, कुछ लेस पावरफुल हैं। इसे पोलैरिटी कहते हैं। ये जो है रियलिज्म जीरो सम गेम में बिलीव करता है, ये नॉन जीरो सम गेम में बिलीव नहीं करता। नॉन जीरो सम गेम होता है विन विन सिचुएशंस में, मींस हर पार्टी को कुछ बेनिफिट हो। बट नॉन जीरो सम गेम में एक पार्टी को बेनिफिट होगा, दूसरे को नहीं होगा। यानी गेन ऑफ वन, लॉस ऑफ अनदर, इस तरीके से होगा। ये बैंड वैगन पॉलिसी को फोकस करते हैं। बैंड वैगन पॉलिसी, एंड व्हाट इज बैंड वैगन पॉलिसी? बैंड वैगन पॉलिसी मीन्स कि जो बड़ी पावर होती है उसको फॉलो अदर छोटी पावर्स कर लेती हैं। वो उसका अपोज नहीं करती, वो अपोज करने का खतरा मोल नहीं लेती। इसकी बजाय वो चाहती हैं कि किसी बड़ी पावर को फॉलो कर लिया जाए और उसका साथ दे दे। जैसे बैंड बाजा बारात होता है तो बैंड आगे चलता है, बाकी पब्लिक पीछे पीछे हो जाती है उसके। तो ठीक इस तरीके से बैंड वैगन पॉलिसी चलती है। ह्यूमन नेचर को रियलिज्म वाले एनिमल या एनिमस डोमेंडी मानते हैं। इसे एग्जैक्ट मार्गेंथो ने बोला है कि ये दिस इज एनिमस डोमेंडी। ये एनिमल इंस्टिंक्ट वाली चीजें हैं। जैसे पावर को हमेशा एनिमल आपको हमेशा अटैक करेगा, आपका वायलेंस शो करेगा। वो आपसे कभी भी अगर कुछ आपने कुछ किया है तो हमेशा उसका रिएक्शन ऐसा ही आता है। ऐसा ही इन्होंने कहा है कि स्टेट भी ऐसा ही होता है, एनिमस डोमेंडी वाला, और ह्यूमन नेचर भी एनिमस डोमेंडी वाला होता है। दिस इज कॉल्ड रियलिज्म। कलेक्टिव सिक्योरिटी में इनका बिलीफ नहीं है, इनका बिलीफ है बैलेंस ऑफ पावर में। इनका कहना है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी में क्या पता आपकी सपोर्ट के लिए अदर कंट्री ना आए। आगे हम बताएंगे जो मिलियन डायलॉग है, जिसमें पेलोपोनेसियन ऑफ वॉर में थुसिडाइड्स ने बताया है कि छोटा कंट्री की सिक्योरिटी के लिए बड़ा कंट्री नहीं आता। उसको पता है कि इसके झगड़े में हमारी उस बड़े कंट्री से दुश्मनी हो जाएगी। इसलिए इनका कहना है कि सेल्फ हेल्प, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था 3S, स्टेटिज्म, सेल्फ हेल्प एंड सर्वाइवल। तो सर्वाइवल के लिए आपको सेल्फ हेल्प करनी होगी, अदर कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी जैसी कोई चीज नहीं है। तो फिर बैलेंस ऑफ पावर है और कॉमन गुड, कलेक्टिव इंटरेस्ट जैसी थीम्स में ये बिलीव नहीं करते। आगे है रियलिज्म के जस्ट नीचे आप एरो में देखो कि बक पासिंग है, मींस ब्लेम गेम चलता है आईआर में। हर कंट्री अपने अटैक करेगा बट कोई ना कोई रीजन सामने वाले पे डालने की कोशिश करेगा कि हमने तो अटैक आपकी गलती से, आपकी कमी की वजह से किया है। हाइडिंग मींस कंट्रीज अपने आप को कई बार स्मॉल पावर शो करते हैं। सर्वाइवल का सबसे बड़ा इश्यू है रियलिज्म में कंट्रीज के सामने। इनका ये मानना होता है कि आप जो ही अगर आप पावरलेस हुए, छोटे कंट्री हुए, तो आपका जो आसपास का जो पावरफुल कंट्री है वो आपको हड़प लेगा, आपको
कंट्रोल करेगा या आपको फिनिश भी कर सकता है, आपके ऊपर अटैक कर देगा। इसलिए हमेशा स्टेट के सामने सर्वाइवल की इश्यू रहता है। वहीं न्यू रिलीजन वालों का कहना है कि ऐसा नहीं होता। सर्वाइवल के लिए हमेशा आज भी छोटे कंट्रीज आप इजीली अपनी सोवरेनिटी बनाए हुए हैं। आज की जो सिस्टम अनार्की तो है, बट ऐसा नहीं है कि किसी जैसे भूटान पर या कुवैत पर या और कोई फिलीपींस टाइप छोटा कंट्री है तो उसके ऊपर बड़ा कोई कंट्री अटैक कर दे, उसको अपने में इंक्लूड कर ले। ऐसा नहीं है। आज भी हम भूटान, इवन नेपाल हमारे नेबर है, चाइना के भी नेबर है, तो छोटा होने से ये कंट्रीज उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेशनल नॉर्म्स को मानते हैं। ऐसा न्यू रिलीजन वाले मानते हैं। लेकिन रिलीजन वालों को कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। छोटे कंट्री के ऊपर हमेशा एक खतरा रहता है, बड़ा कंट्री उसको अपने में शामिल करने में लगा रहता है। रिलीजन की एक थ्योरी बिलियर्ड बॉल मॉडल, मीन जैसे बिलियर्ड्स में डिफरेंट टाइप की बॉल्स होती हैं और वो एक्सटर्नल शॉक लगने से आगे भागती हैं और अदर बॉल को अटैक करती हैं। इसी तरीके से स्टेट इंटरनेशनल एरेना में भी एक स्टेट के ऊपर अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो स्टेट उसका रिएक्शन करता है। बिलियर्ड बॉल मॉडल को न्यू रिलीजन वाले नहीं मानते। उनका कहना है कि स्टेट कई बार डोमेस्टिक जो सिचुएशंस होती हैं उसके बिहाफ पे डिसीजंस एग्रेसिव नहीं भी लेता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप के ऊपर अगर कोई एग्रेसिव अटैक हुआ है तो आप भी वैसा ही करें। बिलियर्ड बॉल थ्योरी को केवल रिलीजन वाले मानते हैं। वॉर इज इनएविटेबल, यानी वॉर असंभावी है, ऐसा रिलीजन वाले मानते हैं। सो व्हाट इज नियो इन रियलिज्म? सो नियो रियलिज्म एक नेक्स्ट थ्योरी है। जैसे कि अलग अलग रिलीजन्स हैं, डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स हैं, उनमें जैसे जैसे रिलीजन में नियो आ गई, ऐसे रिलीजन्स में भी डिफरेंट टाइप की थ्योरीज ब्रांचेज बन जाती है। जैसे आप देखें कि हिंदुइज्म में भी वैष्णव है, शैव है, डिफरेंट टाइप्स के हैं। सिख धर्म में भी नामधारी, निरंकारी, ऐसे जैन में श्वेतांबर, दिगंबर, मुस्लिम्स में अहमदिया, बरेलवी, प्लस शिया, सुन्नी, ये डिफरेंट टाइप। बट ये है जैसे मुस्लिम रिलीजन है, बेस में मुस्लिम रिलीजन है, लेकिन शिया, सुन्नी और अदर सेक्शंस में वो माइल्ड जो डिफरेंसेस से डाइवर्ट हुआ है। तो ऐसे ही हमारा रियलिज्म है, बेस में रियलिज्म है, बट कुछ डिफरेंट थॉट्स की वजह से इसकी ब्रांचेज बन गई। वो हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म, ऑफेंसिव, डिफेंसिव, लॉजिकल, एथिकल, ये सब। सो न्यू रियलिज्म में न्यू क्या है? सबसे पहले आप देखें स्टडी फोकस। सो न्यू रियलिज्म का स्टडी फोकस स्ट्रक्चर पर है, सिस्टम पर है, या फिर ऑल यूनिट्स पर है। जो भी ऑल यूनिट मीन्स ऑल कंट्रीज पर है। ये कहते हैं कि जो कंट्री का जो बिहेव है वो पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता, स्ट्रक्चर कैसा है उसकी वजह से ऐसा है। और ये वन यूनिट पर फोकस नहीं करते न्यू रियलिज्म वाले, यानी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर फोकस नहीं करते। इनका कहना है कि पूरे सिस्टम को देखो। इसी तरीके से कंट्री के फोकस की बात की जाती है। न्यू रियलिज्म में कंट्री पर फोकस नहीं की जाती और रियलिज्म में कंट्री पर फोकस होता है, वन यूनिट पे होता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसा होता है? न्यू रियलिज्म में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वार के अलावा आप डिप्लोमेसी से, लॉजिकल बिहेवियर से और अदर थिंग्स से भी आप कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को। न्यू रियलिज्म वालों का कहना है कि ऑलवेज इंटरनेशनल एरेना में बैंडवैगन पोजीशन नहीं मिलती। बैंडवैगन मीन्स या तो कंट्री उसको अपोज करता है या फिर वो किसी का फॉलो करता है, ऐसा बैंडवैगन पॉलिसी मानती है। लेकिन ऐसा न्यू रियलिज्म वालों का कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं है। छोटे कंट्रीज भी अपना सेल्फ एंड ऑटोनोमस सोवरेनिटी बनाए रखते हैं, तो बैंडवैगन हमेशा नहीं मिलता। आगे देखेंगे बैंडवैगन को, नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स आएंगे जब गेम थ्योरी और अदर्स थ्योरीज आएंगी। पावर,
पावर के बारे में इनका कहना है कि न्यू रिलीजन वालों को पावर इज जस्ट मीन, इट्स नॉट गोल। गोल क्या है? गोल है नेशनल इंटरेस्ट। और पावर को इन्होंने कई टाइप से भी डाइवर्सिफाई भी किया है। मीन्स पावर मिलिट्री पावर के अलावा इकोनॉमिक पावर, सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेसी की पावर है। सिक्योरिटी को लेकर न्यू रियलिज्म वालों का ये मानना है कि सिक्योरिटी एक तो हमने पहले भी देखा, कलेक्टिव सिक्योरिटी को नहीं मानते, ये मानते हैं बैलेंस ऑफ पावर को, उसी से सिक्योरिटी बनी रहेगी। दूसरा इनका ये मानना है कि बाइपोलैरिटी से और मल्टीपोलैरिटी से ही सिक्योरिटी बनेगी। मेन केनेथ वॉल्स का कहना है कि बाइपोलैरिटी जो है कोल्ड वॉर में थी, उससे इंटरनेशनल एरा में सिक्योरिटी बनी रहेगी। इसीलिए आपने भी देखा कोई बड़े वॉर नहीं हुए, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, इसी टाइप से इस दौरान इन 70-80 सालों में कोई बड़ा वॉर नहीं हुआ ड्यू टू द बाइपोलैरिटी अकॉर्डिंग टू द नियो रियलिस्ट। इन्होंने भी कहा है कि सिक्योरिटी डायलेमा की सिचुएशन बनी रहती है, जिसको हमने अभी थोड़ा पहले देखा था कि सिक्योरिटी डायलेमा की सिचुएशन बनी रहती है। अनार्की का जो रीजन है, दोनों मानते हैं कि इंटरनेशनल एरेना में अनार्की है, बट रीजन में डिफरेंस है। जो रियलिस्ट हैं वो मानते हैं कि ये ह्यूमन नेचर में है, या स्टेट ऐसा नेचर है स्टेट का कि वो पावर सीकर है, लस्ट फॉर पावर है, स्टेट में मैक्सिमाइज करना चाहता है, पावर मैक्सिमाइज, इस वजह से एनार्की है। लेकिन नियो रियलिस्ट वालों का कहना है कि ह्यूमन नेचर इसकी वजह नहीं, इसकी वजह है वर्ल्ड सिस्टम। वर्ल्ड सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि उसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, दैट्स व्हाई द अनार्की इन द वर्ल्ड ऑर्डर। एंड लास्ट येलो में है न्यू रिलीजन वालों का, जो क्लासिकल न्यू रिलीजन वाले हैं, उनका कहना है कि डोमेस्टिक फैक्टर्स भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रोल प्ले करते हैं। डोमेस्टिक फैक्टर्स। अब है कि कौन कौन से वो रियलिज्म की ब्रांचेज हैं। सो डिफरेंट टाइप की ब्रांचेज है रियलिज्म की, आप उनको देखें। जो मेन ब्रांचेज हैं, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म से। सो स्ट्रक्चरल रियलिज्म के 10 या 20 साल के बाद लाइमलाइट में आ गया। इसकी व्यवस्थित प्रारंभ केनेथ वॉल्स की एक बुक आई थी, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1979 में, वहां से प्रारंभ होता है। हालांकि इसके कुछ हिंट्स जीन जैक्स रूसो की एक बुक द स्टेट ऑफ वॉर 70 में जो लिखी गई, उसमें भी दिखाई दिया है। क्योंकि जो रूसो है उसका भी कहना था कि जो ह्यूमन नेचर है वो अच्छा या बुरा, या जैसे जीलसी वाला और सहयोग वाला, कोऑपरेशन वाला नहीं होता। ये हालात होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन नेचर ऐसा बनता है। तो एक प्रकार से उन्होंने सिस्टम को ही दोषी ठहराया है उसके अच्छे या बुरे होने का, यानी स्ट्रक्चर्स को, जो स्ट्रक्चर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड किया। तो इसलिए जो हेवुड की बुक है और बेली स्मिथ है, उसमें जो टिम डने ने एक चार्ट बनाया है, उसमें रूसो को भी स्ट्रक्चरल रियलिज्म में शो किया है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान में रखें। लेकिन केनेथ वॉल्स ने इसको स्पेसिफाई किया और उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल एरेना में जो स्ट्रगल है, पावर सीकर हैं स्टेट्स, उसकी मेन वजह स्टेट ना होकर उसका ह्यूमन बिहेव में पावर की लस्ट ना होकर मेन रीजन है इंटरनेशनल एरेना का एनार्की सिस्टम में होना। उनका ये कहना था कि इंटरनेशनल एरेना में कोई एक स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है, इसकी वजह से इंटरनेशनल सोसाइटी में ये जितने भी स्ट्रगल्स हो रहे हैं, वॉर हो रहे हैं, ये है। उन्होंने कहा कि अब इसकी इलाज या समाधान, सॉल्यूशन ये है कि बाइपोलैरिटी। उन्होंने कहा कि बाइपोलैरिटी में पावर बैलेंस बना रहता है, मल्टीपोलैरिटी अथवा सिंगल पार्टी डोमिनेंस को उन्होंने गुड नहीं बताया। सॉरी।
ये है, सॉरी फॉर लिटिल डिस्टर्बेंस। सो उन्होंने कहा कि यूनिट की स्टडी की बजाय स्ट्रक्चर की स्टडी की जानी चाहिए। जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म वालों ने कहा कि यूनिट की स्टडी की बजाय, यूनिट मीन्स एक कंट्री को स्टडी मत करो, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को स्टडी मत करो, स्ट्रक्चर को स्टडी करो। और स्ट्रक्चरल रियलिज्म वालों का कहना है कि इंटरनेशनल सोसाइटी, वर्ल्ड ऑर्डर में, इंटरनेशनल सोसाइटी में एनार्की ये इटर्नल है, मीन्स ये हमेशा रहने वाली है, ऐसा नहीं कि ये खत्म हो जाएगी। अब इनके ऐसे थॉट हैं, इसीलिए इनको रियलिज्म की तरफ रखा है, वरना हम इनको लिबरलिज्म या कोई अलग स्ट्रीम का भी नाम दे देते। लेकिन इन्होंने माना है कि वॉर इज इनवाइटेबल एंड एनार्की इज इटर्नल। सो इन बेसिस पे इनको स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहा है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक रियलिज्म। सो स्ट्रेटेजिक रियलिज्म वालों का ये 2-3 बेसिक आइडिया हैं। सो स्ट्रेटेजिक वाले थॉमस सी सेलिंग है इसके मेन थिंकर। उन्होंने एक बुक लिखी, स्ट्रेटेजिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बुक भी इसी के ऊपर लिख दी नेम में। उनका ये कहना था कि स्टेट्स पावर सीकर ना होकर सिक्योरिटी सीकर हैं, सिक्योरिटी सीकर। और स्टेट्स भी जो स्ट्रगल्स हैं, वॉर है, उनसे थोड़ा सा बचना चाहते हैं, इसलिए वो डिप्लोमेसी के थ्रू अथवा स्ट्रेटेजी के थ्रू या जो लीडरशिप है वो अपनी बार्गेनिंग पावर, डिप्लोमेसी से ही जो इश्यूज हैं उनका सॉल्यूशन करने में ज़्यादा उन्मुख होती है, ज़्यादा उन्हें चाहती है, लाइक करती है कि विदाउट एनी वॉर जो झगड़े हैं वो सुलझ जाएं। स्ट्रेटेजिक रियलिज्म वालों का एक ये भी मानना है कि जो पावर है वो स्टेट ब्रूट फोर्स नहीं चाहता। ब्रूट फोर्स मीन्स कि वो हमेशा अपनी पावर को शो करे और अदर कंट्रीज को हैम्पर करने की कोशिश करे, उन्हें नुकसान पहुंचाए। इसकी बजाय ये कोerशन पे बल देते हैं। कोerशन मीन्स कि शक्ति का केवल, पावर का केवल प्रदर्शन करना, ना कि यूज करना। मीन्स अटैक की बजाय डिफेंस के लिए अपने पास पावर रखना। सो ब्रूट फोर्स की बजाय ये कोerशन पावर पे ज़्यादा यकीन करते हैं स्ट्रेटेजिक रियलिज्म वाले, यानी शक्ति का केवल प्रदर्शन करना है, इस्तेमाल नहीं करना है। ये बेसिक डिफरेंस है स्ट्रेटेजिक रियलिज्म वालों का। तो आपको काफ़ी सारे अंतर दिख रहे होंगे, जहाँ रियलिज्म वाले क्या मानते हैं और ये क्या मान रहे हैं। एक ब्रांच है इनकी डिफेंसिव रियलिज्म। डिफेंसिव रियलिज्म वाले भी इसी टाइप के थॉट रखते हैं कि स्टेट जो है वो पावर मैक्सिमाइजर की बजाय सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर है। सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर पावर नहीं बढ़ाना चाहता। स्टेट भी चाहता है कि स्ट्रगल से, वॉर से दूर रहा जाए, इसलिए ये इसके सपोर्टर हैं मस्टन डूनो। ये थॉट 1991 में आया डिफेंसिव रियलिज्म का। अभी हाल ही में नेक्स्ट एक जो ज़्यादा हाईलाइटेड है ऑफेंसिव रियलिज्म। इसको मर्शाइमर ने दिया, मेन इसको जो ज़्यादा हाईलाइट किया वो मर्शाइमर ने किया। उनकी वर्ल्ड फेमस बुक आई है ट्रेजेडी ऑफ पावर पॉलिटिक्स, ट्रेजेडी ऑफ पावर पॉलिटिक्स 2001 में। उन्होंने कहा कि स्टेट सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर नहीं है, स्टेट पावर मैक्सिमाइजर है। स्टेट पावर को मैक्सिमाइज करना चाहता है और सेल्फ हेल्प की पोजीशन है इसमें। और इन्होंने भी कहा कि बाईपोलरिटी इज गुड, मीन्स जो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स है उसमें बाईपोलरिटी ही मानी जाती है, जिससे सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगी। इनका ये कहना था कि इंटरनेशनल सोसाइटी में एक स्टेट पावर गेन करता है तो दूसरा स्टेट भी उसको लेकर पावर फिर से गेन करने की कोशिश करता है, तो वो एक चेन बन जाती है, पावर आफ्टर पावर, पावर आफ्टर पावर। समझ सकते हैं आप। कुछ इन्होंने टर्म्स दी हैं, हाइपर पावर, ग्लोबल हेजेमोन,
तो ये इन्होंने ग्रेट पावर्स के बारे में कहा है कि ये हाइपर पावर होती हैं, ग्लोबल हेजेमोन्स होते हैं। तो अगर आजकल जिस टाइप से यूजीसी एनटीए का ट्रेंड चल रहा है कि देगा कि हाइपर पावर या ग्लोबल हेजेमोन की थ्योरी इनमें से किसकी है, वॉल्ट्ज की है, मॉर्गेंथु की है, या फिर मार्शिमर की है, किसकी है। तो आप इन कीवर्ड्स को हाईलाइट करें। अब ये जो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल से मिलेगी। आप कई सारी बुक्स पढ़ेंगे तब जाके आपको ये फैक्ट इकट्ठे मिलेंगे। हमने आपको वो सारे फैक्ट्स इन 2-3 स्लाइड्स में इनपुट डाल दिए ताकि आपको ज़्यादा बुक्स वगैरह ना पढ़नी पड़े, लेकिन फिर भी आपका सारा मटेरियल एक ही जगह पे आ जाए। एक नेक्स्ट है लॉजिकल रियलिज्म, लॉजिकल चॉइस रियलिज्म, तार्किक चयन पर आधारित रियलिज्म। इसके भी सपोर्टर आप इतना याद कर लें कि ये जोसेफ ग्रीको ने दिया या ग्रीचो ने दिया। ये लॉजिकल चॉइस रियलिज्म, इसका ये मानना है कि इंटरनेशनल सोसाइटी में भी मेथड के आधार पर डिसीजंस लिए जाते हैं और डिसीजंस हमेशा लॉजिकल लिए जाते हैं। कोई भी स्टेट अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना चाहता है और इनका गेम थ्योरी के ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं, उसके ऊपर फोकस है। मीन्स गेम थ्योरी में आपने देखा होगा कोई भी स्टेट जो है वो अपना नुकसान नहीं कराना चाहता, वो अपने बेनिफिट्स को बढ़ाना ही चाहता है। इसी टाइप से इन्होंने भी कहा है भी कोई भी स्टेट जो वॉर को टाल लेगा ही, लास्ट में वॉर अगर होती है तो उसको एक्सेप्ट करता है। एक थ्योरी है न्यू क्लासिकल रियलिज्म। न्यू क्लासिकल रियलिज्म, इस थ्योरी के मेन जो थिंकर हैं वो फरीद जकारिया, स्वेलर, रोज, ये सब माने जाते हैं। तो फरीद जकारिया ने 2 बुक लिखी है, फ्रॉम वेल्थ टू पावर 1998 में और रियलिज्म एंड डोमेस्टिक पावर 1992 में। तो इन बुक्स में इन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल सोसाइटी में जो रियलिज्म है उसने केवल स्टेट पर फोकस किया, स्टेट को पावर मैक्सिमाइजर बताया। बोले यस, ये बात तो ठीक है, लेकिन आपने केवल यही मान लिया कि अदर स्टेट्स अगर किसी स्टेट को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको एक्साइटेड करते हैं या उसको कुछ उसकी जो सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तभी स्टेट एक्शन लेता है। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि कई बार इंटरनल फैक्टर्स या डोमेस्टिक जो कंडीशंस हैं वो भी कई बार रीजन बनती हैं कि कोई स्टेट हो सकता है कि एक्शन ना ले, अदर किसी के उकसाने के ऊपर भी बाद भी वो स्टेट एग्रेसिव डिसीजन ना ले ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स और डोमेस्टिक फैक्टर्स। साथ ही इन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी फैक्टर का भी फर्क पड़ता है। कुछ जो लीडर्स हैं जैसे एग्रेसिव हो गई तो वो डिसीजन एग्रेसिवली लेते हैं, कुछ जो लीडर्स है वो लिबरल होते हैं, वो वॉर को डिप्लोमेसी से टालने की कोशिश करते हैं। तो इनका कहना है कि रियलिज्म है बट स्टेट केवल बिलियर्ड बॉल मॉडल पे नहीं चलता, मींस एक्सटर्नल शॉक्स पे नहीं चलता। स्टेट्स के कुछ इंटरनल इश्यूज भी होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी रहता है। अगर आप ही हैं, हमेशा आपका मूड एक जैसा नहीं होता। कई बार ये भी होता है कि आप हैं गुस्से वाले, लेकिन अगर आपको कोई गुस्सा दिलाने वाली बात करता है या तो आप उसको सोचते हो कि चलो जाने दो क्योंकि आपका मूड खराब है, या फिर देखो बाद में उसको देखेंगे, अभी जाने दो। सो इनका ये कहना है कि ऐसा नहीं कि अगर किसी को आप बाहर से परेशान करते हो तो वो आपको रिएक्ट करेगा, जरूरी नहीं है रिएक्ट करे। इंटरनल या डोमेस्टिक रीजन्स भी होते हैं, यानी आपकी मन स्थिति भी परिस्थिति को प्रभावित करती है। ऐसा फरीद जकारिया और स्वेलर का मानना है। सॉरी। सो जी रोज ने एक आर्टिकल भी लिखा था न्यू क्लासिकल रियलिज्म, तो उन्होंने भी यही बातें बोली है। बाकी कुछ ब्रांचेज हैं जैसे एथिकल रियलिज्म, इनका ये कहना है कि नहीं, रियलिज्म में कुछ मोरालिटी वाली भी चीजें होती है जिसमें
ए एच मोरे, ए लेवियन और जे हेल्समैन इसके थिंकर्स हैं। कुछ जो ब्रांचेज आपको जो एडवांस बुक्स में मिलेंगी, हो सकता है पूछ ले कि रियलिज्म क्या है, लेफ्ट रियलिज्म क्या है या लिबरल रियलिज्म क्या है। सो पोस्ट रियलिज्म वालों का भी ये कहना है कि रियलिस्टिक थ्योरी होनी चाहिए। इसके थिंकर बियर और हैरीमैन हैं। लेफ्ट रियलिज्म वालों के नोम चॉम्स्की हैं, थिंकर नोम चॉम्स्की। उन्होंने भी ग्लोबलाइजेशन को लेकर कहा है कि ग्लोबलाइजेशन में रियलिज्म थोड़ा चेंज हो रहा है, तो उनको इसमें मान लेते हैं। लिबरल रियलिज्म, इनको एक टाइप से आप रियलिज्म कह लो या फिर ये लिबरलिज्म की तरफ ही ज़्यादा है। इनका ये कहना है कि स्ट्रगल तो है इंटरनेशनल एरेना में, बट वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उसमें हार्मनी भी लाई जा सकती है, पीस भी लाई जा सकती है। इसके सपोर्टर हैं बैरी बुजान, मार्टिन वाइट और हेडले वुल। सो हेडले वुल इज़ ए प्राइम थिंकर। उनकी एक बुक भी है द एनार्किकल सोसाइटी, 1977 में इन्होंने ये बुक लिखी। तो इस तरीके से आप इन रियलिज्म की ब्रांचेज को पढ़े। अब नेक्स्ट है कि जो थिंकर्स हैं न्यू रियलिज्म और रियलिज्म के, कौन कौन से की थिंकर्स हैं। सो सबसे पहले थ्यूसिडाइस ने पेलोपोनेशियन वॉर एक बुक लिखी। इसमें उन्होंने आज से लगभग 2500 ईयर्स अगो ये बातें कही कि पावर रूट्स इन ह्यूमन नेचर में ही पावर की रूट्स हैं, वो पावर ओरिएंटेड ह्यूमन नेचर है। सो वही चीज़ें स्टेट में भी अप्लाई होती हैं। वो जस्टिस लॉ जैसी चीज़ें इंटरनेशनल सोसाइटी में नहीं मानी जाती। तो ये ध्यान रहे, उन्होंने ये बातें इतने 1000 साल पहले, 2500 साल पहले बातें बोल दी। साथ में उनका एक फेमस डायलॉग भी चर्चित उन्होंने बताया है, मिलियन डायलॉग। सो मिलियन डायलॉग क्या है, बेरिसन स्मिथ में आपने देखा होगा कि पूरा पेज पे एक चार्ट दिया हुआ है इस मिलियन डायलॉग के ऊपर। सो मिलियन डायलॉग में थ्यूसिडाइस ने बताया है कि ग्रीक में जो सिटी स्टेट्स थे, एथेंस और स्पार्टा, ये दो मेजर पावर थे, मेजर बड़े सिटी थे। वहीं एक मिलियन उनके बीच में एक छोटा सा स्टेट था। तो इनमें से एथेंस या स्पार्टा में से किसी एक ने मिलियन पे अटैक करने का सोचा। सो उन्होंने तो मिलियन ने लॉजिक दिया कि आप हम पर अटैक कर रहे हैं, हम दूसरा जो था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा इनमें से कौन सा था, तो कहा कि हम उनसे हेल्प लेंगे हमारी सिक्योरिटी के लिए, तो इसलिए आप हम पे अटैक मत करो, क्योंकि अगर हम उनसे हेल्प लेंगे तो सीधा सीधा आपका जो है फाइट एथेंस और स्पार्टा का आपस में हो जाएगा और हम उनसे हेल्प लेंगे। तो इनमें से जो एथेंस या स्पार्टा में से जो इन्वेडर था, उसने कहा कि मिलियन वाले सुनो, जिससे तुम हेल्प लेने की बात कर रहे हो वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी हेल्प करने की वजह से उसको हमसे दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। और कोई भी स्टेट इंटरनेशनल एरेना में बेवजह किसी अदर पावरफुल कंट्री से दुश्मनी मोल नहीं लेता है। इसलिए तुम ऐसी बहकी या वैसी बातें मत करो और हमारी डोमिनेंस को एक्सेप्ट करो, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स में तुम कमज़ोर हो, हम पावरफुल हैं, तो तुम्हें हमारी पावर को एक्सेप्ट करना ही होगा। तो इस चीज़ को कहते हैं मिलेनियम डायलॉग। तो ये रियलिज्म में एक प्राइम थ्योरी है। इसीलिए कहा जाता है कि हर स्टेट को सेल्फ हेल्प करनी पड़ेगी, कोई उसकी हेल्प करने नहीं आएगा। ऐसा ही कुछ सुंझू ने वार दिया था आर्ट ऑफ वार में, उन्होंने वारफेयर टैक्टिक्स बताई। कौटिल्य का भी यही चलता है, मंडल थ्योरी, विजिगिषु, जो कि विजिगिषु सेंटर में होते हैं, नेबर्स के साथ ऑलवेज फाइटिंग रहती है, वो आपके एनिमी कंट्री होते हैं, अदर होते हैं। मैकियावेली ने भी द प्रिंस लिखी, उसमें भी उन्होंने कहा कि जो एथिकल्स या मोरल के जो नियम है, क्रिश्चियंस मोरलिटी के जो रूल्स हैं, वो इंटरनेशनल सोसाइटी में या इंटरनेशनल रिलेशंस में लागू नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट को, जो किंग है, उसको फोक्स और लाइन वाली पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए, यानी कभी आपको अटैकिंग होना चाहिए, कभी आपको डिसेप्टिव हो जाना चाहिए। थॉमस होब्स ने भी लेवियथन लिखी, उसमें उन्होंने यही कहा कि ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश वायलेंट, और रियल पॉलिटिक की उन्होंने बात की।
रूसो का हम देख ही चुके हैं कि वो स्ट्रक्चरल रियलिज्म वाले सेक्शन में आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ह्यूमन नेचर है जेलसी वाला और इनसिक्योरिटी वाला, बट उसकी वजह अनार्किकल सिस्टम है। E.H. कार ने भी एक बुक लिखी 20 Years क्राइसिस 1939 में, उन्होंने भी ये बताया कि हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट जैसी चीज़ IR में नहीं होती, पावर पॉलिटिक्स होती है बस। हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट पे लिबरलिज्म वाले, आइडियलिज्म वाले फोकस करते हैं कि कॉमन गुड पॉसिबल है, हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है। मार्गेंथ्यू हम जानते हैं 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं, पावर मोनिज्म इन्होंने दिया है। ह्यूमन नेचर को कहा कि इसकी जो रूट्स हैं, स्टेट जो लस्ट ओरिएंटेड है या एनिमस डोमेंडी है स्टेट में, सो उसके रीजन है एनिमस डोमेंडी। आप ध्यान रखें, ये मार्गेंथ्यू ने दिया था कि एनिमल टाइप जो है स्टेट रहता है वायलेंट। सो ये स्टेट की इसकी वजह ह्यूमन नेचर के रूट्स में बताई है। सो पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, इसका फुल नेम क्या है? स्ट्रगल फॉर वॉर एंड पीस 1949। थॉमस सी शेलिंग, इसका हमने देख ही लिया है। कनिथ वॉल्स हम पढ़ चुके हैं। बाइपोलरिटी, सेल्फ हेल्प, सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करना चाहता है स्टेट, ना कि पावर मैक्सिमाइज, ऐसा कनिथ वॉल्स मानते हैं। मर्शाइमर को हमने देख ही लिया है, उनकी बुक देखो, बैक टू द फ्यूचर 1990, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001 एंड इजराइल लॉबी एंड USA 2007। तो हमने आपको मर्शाइमर के लेकर जितने भी लेटेस्ट बुक्स वगैरह वो सब मेंशन कर दी हैं। फरीद जकारिया, इनका भी हमने देख ही लिया है। सो इस तरीके से आपके जो न्यू रियलिज्म से न्यू रियलिज्म वाले की थिंकर्स हैं, आप इन सबको पढ़ें, मेमोराइज करें। नेक्स्ट हम देखेंगे नियो लिबरलिज्म, उसमें हम इसी टाइप से देखेंगे कौन कौन से थिंकर्स हैं।